स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2, जिसका नाम है प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं, नेचुरल एंड होल नंबर्स। क्या क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में? परिचय, संख्या प्रकार, योग के प्रगुण, घटाव के प्रगुण, गुणन के प्रगुण, भाग के प्रगुण और भाग का नियम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय। प्राकृतिक व पूर्ण संख्याओं के बारे में हम यद्यपि पूर्व की कक्षाओं में संक्षेप में पढ़ चुके हैं, आओ अब इसे विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका संख्या प्रकार, यानी कि नंबर टाइप्स। प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले गिनती की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 इत्यादि ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अंश से प्रदर्शित करते हैं, ये गणन संख्याएं भी कहलाती हैं। उसके बाद आता है सम प्राकृतिक संख्याएं। 2 से भाज्य प्राकृतिक संख्याएं सम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 आदि। विषम प्राकृतिक संख्याएं 2 से भाज्य प्राकृतिक संख्याएं विषम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 आदि। उसके बाद पूर्ण संख्याएं 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है और इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। उसके बाद आता है अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती का अर्थ है मूल संख्या में 1 जोड़कर लिखना, जैसे 305 की अनुवर्ती संख्या 305 + 1 है 306। अनुवर्ती के बाद आता है आपका पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? यदि दी गई संख्या से पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, यानी कि उसमें से अगर हम 1 घटा दें तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती संख्याएं लिखें। हमने पढ़ा अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। संख्या के अगली जो संख्या होती है वो अनुवर्ती होती है, या हम ये कह सकते हैं कि संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। तो पहला है आपका 9998 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर? 9999 हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याओं को अलग कीजिए। तो सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? सम संख्याएं वो होती है यदि हम उनका इकाई का स्थान देखें तो इकाई के स्थान पे जो अंक है वो 2 का गुणन होना चाहिए या 2 से भाग होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या सम है। तो आप देख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिनके युग्म नहीं बनते वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 57 का इकाई का अंक 7 है, तो ये सम संख्या नहीं है। 56 हो जाएगी, 38 हो जाएगी, 102 हो जाएगी, 196, 206, 316 और 500। अगला प्रश्न है, 42,250 की 5 क्रमागत अनुवर्ती संख्याएं लिखिए। यानी कि 42,250 की अगली 5 अनुवर्ती संख्या, तो 1 1 जोड़ते जाएंगे तो अगली 5 अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? संख्या से पहले वाली संख्या। तो यानी कि इसमें से हम 1 घटा देंगे तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 55,668 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 55,667। अगला प्रश्न है, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती होती है। तो यह कथन गलत है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या
सबसे बड़ी संख्या 9999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 शून्य है। तो अगर हम इसमें 1 जोड़ें तो क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो यह कथन हमारा सही है। इसके बाद अगला है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह कथन सत्य है। अगला है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह कथन गलत है। प्रश्न 6 है, दी गई संख्या की 4 क्रमागत अनुवर्ती संख्याएं लिखिए। अनुवर्ती संख्या यानी कि संख्या के अगली जो अनुवर्ती संख्या होती है वो अनुवर्ती संख्या कहलाती है। तो इसमें क्रमवार एक एक जोड़ते चले जाएंगे तो अगली 4 अनुवर्ती संख्याएं हमें मिल जाएंगी। आगे देखते हैं योग के प्रगुण। प्रगुण 1 संवरक प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्याओं के योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। यदि a और b दो संख्याएं हैं तो a प्लस b बराबर c है तो c भी एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो उनका अभिष्ट योगफल होगा वह भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो अतः पूर्ण संख्या प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्ण संख्या ही होगा। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। यदि दो पूर्ण संख्याओं को अदल बदल कर जोड़ें तो योगफल समान रहता है, अर्थात यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a जमा b बराबर b जमा a होगा। जैसे 51 में 84 जोड़ें तो 135 आ जाएगा, 84 में 51 जोड़ें तो भी हमारा उत्तर 135 ही आएगा। तीसरा नियम है साहचर्य प्रगुण। 3 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात यदि a और b और c 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो अगर हम उनको किसी भी क्रम में जोड़ें तो दोनों तरह से योगफल उसका एक जैसा ही आएगा। अगला है शून्य प्रगुण। शून्य प्रगुण यानी कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल में कोई अंतर नहीं रहता है, यानी कि अर्थात यदि a कोई पूर्ण संख्या हो तो a जमा शून्य बराबर जी शून्य जमा a के बराबर होगा, जो कि a होगा। शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अव्यय कहते हैं। आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य। जब हम 3 या अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हम उनका इस प्रकार समूह बनाते हैं कि उनकी गणना आसानी से हो जाए। हमें इनको दिए गए क्रम में जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम इनको अपनी सुविधा अनुसार व्यवस्थित करके उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण 1। इस जादुई वर्ग में छूटी हुई संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग समान हो जाए। तो ये आपका एक पहेली है जो आपको इसमें अंक भरने हैं। हर तरफ से अंकों का योग समान होना चाहिए। आगे देखते हैं उदाहरण 2। दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इनमें संख्याओं को आपस में जोड़ना है। आ जाते हैं प्रश्नावली संख्या 2.2। तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में सही संख्या लिखिए। तो अगर शून्य में हम कोई संख्या जोड़ेंगे तो वह संख्या स्वयं आ जाएगी। इसी तरह से 1 6 2 3 और यहाँ पर क्या आपका छूट गया है 2 4 5 2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 5 जो आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 4 8 7। तो इस तरह से आप इन रिक्त स्थानों को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तथा योग के साहचर्य प्रगुण से जांच कीजिए। तो अब हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो पहले हमने इन दोनों को एक साथ में लिया और फिर बाद में इसको जोड़ा। उसके बाद हम इन दोनों को साथ लेंगे और बाद में इसको जोड़ेंगे। तो हम जांच करेंगे कि क्या दोनों तरह से योगफल एक जैसा आ रहा है। बिल्कुल एक जैसा आएगा तो वो हमारी दोनों को जब हम बराबर दिखा देंगे तो वो हमारी जांच हो जाएगी। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तथा योग के क्रम विनिमय प्रगुण से जांच कीजिए। तो पहले इनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो पहले हमने इस संख्या को पहले लिखा और इसको जोड़ा तो उसका योगफल लिख लिया। उसके बाद इस संख्या को हम इनका स्थान चेंज कर देंगे तो हम योग करके देखेंगे दोनों तरह से उत्तर एक जैसा ही आएगा। तो ये उसकी जांच हो जाएगी।
चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं को योग ज्ञात करना है आपको। आगे देखते हैं घटाव यानी कि व्यवकलन के प्रगुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। घटाव योग का प्रतिलोम होता है, जोड़ना मतलब जुड़ना, घटाव मतलब हटाना। तो प्रगुण एक संवरक प्रगुण, बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाने पर एक नई पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। a माइनस बी बराबर c होगा, जबकि a बड़ा है b से, या a बराबर है b के, अन्यथा पूर्ण संख्या में से व्यवकलन संभव नहीं होता। हम एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाना जानते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखिए। अब 100 में से अगर हम 97 को घटाएंगे तो 3 पूर्ण संख्या है। 100 में से अगर हम 98 को घटाएंगे तो 2 एक पूर्ण संख्या है। 100 में से अगर हम 99 को घटाएंगे तो 1 एक पूर्ण संख्या है। और 100 में से अगर हम 101 को घटाएंगे तो वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, दो पूर्ण संख्याओं को क्रम बदलकर घटाने पर अंतर समान नहीं है। यानी कि अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका अगर क्रम बदल दे तो उनका अंतर समान नहीं होगा। जैसे योगफल में तो योगफल समान होता था, लेकिन अंतर में अंतर समान नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। आगे देखते हैं साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, यदि a, b तथा c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होगा a माइनस बी माइनस सी के। तो घटाव के लिए यह गुण काम नहीं करता है। उसके बाद शून्य प्रगुण, किसी भी पूर्ण संख्या a में से शून्य घटाने पर पूर्ण संख्या a ही प्राप्त होती है। जैसे 23 में से शून्य घटाया 23 प्राप्त हुआ, 360 में से शून्य घटाया तो भी हमें 360 ही प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं उदाहरण 1, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनको घटाना है तो इनका अंतर ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्टार के स्थान पर सही अंक लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए। 15 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर हल दिया गया है 7। उसके बाद यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 8 आ रहा है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर उत्तर में आपको 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। यह उत्तर दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। आ जाते हैं प्रश्नावली 2.3 पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्टार के स्थान पर सही अंक लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 में से 6 घटा नहीं सकते, तो यहाँ पर 15 होगा। 15 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका उत्तर। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 0 होगा, और 8 में से 1 गया 7। तो इस तरीके से आप इनको हल करेंगे। अगला भाग आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए तथा इनके उत्तर की जांच कीजिए। तो इन संख्याओं का अंतर हमें ज्ञात करना है और उत्तर की जांच करनी है कि उत्तर सही है या नहीं है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको पहला प्रश्न दिया गया है 2 1 3 1 5 और 1 5 3 9 7। तो पहले इनको घटा के देखिए, 15 में से 7 गया 7, 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 यहाँ पर 10 रह गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 2 रह गया, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 0 रह गया, 10 में से 5 गया 5। तो क्या आ गया हमारा, 5918 आ गया। तो 5918 और इसको जोड़ के देखिए तो आपको यही उत्तर मिलना चाहिए। तो जोड़ के देखिए 5918 में से 1 5 3 9 7 को जोड़िए तो 5 9 10 11 9 10 11 12 13 5 5 10 और 1 11। तो यही आ रहा है, यानी कि हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से आप इसकी जांच करेंगे। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी गई है
ये है। यदि पुरुषों की संख्या ये है और महिलाओं की संख्या ये है तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कस्बे की कुल जनसंख्या आपको दी गई है जिसमें पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं। बच्चों की संख्या हमें ज्ञात नहीं है तो हम पुरुष और महिला की संख्या को जोड़ देंगे और कुल जो जनसंख्या है उसमें से घटा देंगे तो हमें बच्चों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगला है, एक गोदाम में इतना गेहूं था, पहले सप्ताह में इतना कुंतल, दूसरे सप्ताह में 4290 कुंतल गेहूं बिक गया। अब गोदाम में कितना गेहूं शेष रहा? तो पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में कितना गेहूं बिक गया और जो कुल गेहूं था उसमें से उसको घटा देंगे तो अब हमारे पास शेष गेहूं आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 बार 9 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 के बाद 4 शून्य। इन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, महेश के खाते में 44,555 जमा थे, उसने 27,460 निकाल लिए तो अब उसके खाते में कितने रुपए शेष रहे? तो 44,000 में से हम इसको घटा देंगे तो शेष जमा राशि हमारे पास आ जाएगी। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें पहला दिया गया है x जमा 7 बराबर 15। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जब ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं तो यहाँ पर हम x को एक जगह रखते हैं और संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं। तो 7 का जब स्थान दूसरी जगह ले जाएंगे तो वो प्लस की जगह माइनस में हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 15 में से 7 गया 8। तो यानी कि यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से इसका दूसरा भाग आप करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल ये दिया गया है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए दोनों संख्याएं x प्लस y है, कितना है? 4 3 2। अगर एक संख्या है 5 3 2 7 6 7 प्लस y बराबर 8 9 6 4 3 2, तो y को हम यही रहने देंगे, ये संख्या उधर जाके माइनस हो जाएगी तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये वाला प्रश्न आप हल करेंगे। अब आगे देखते हैं गुणन के प्रगुण। गुणन या गुणा का अर्थ बार बार जोड़ना होता है। इस प्रक्रम में हम देखते हैं कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होती है। आप देखते हैं इसके प्रगुण। सबसे पहला संवरक गुण, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं और a गुना b बराबर c है तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 7 गुना 9 बराबर 63, तो ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a गुना b बराबर होगा b गुना a के। तीसरा है साहचर्य प्रगुण, यदि a b तथा c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो a गुना b गुना c बराबर होगा a गुना b गुना c, तो यह हो जाएगा आपका साहचर्य प्रगुण। अगला है योग का वितरण प्रगुण, यदि a b तथा c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो a गुना b प्लस c बराबर हो जाएगा a गुना b के प्लस a गुना c के, तो ये हो जाएगा आपका योग का वितरण प्रगुण। अगला है एक का प्रगुण, किसी पूर्ण संख्या a के लिए 1 गुना a बराबर होगा a गुना a 1 बराबर a के। हम इस तरह के गुण वाली अकेली पूर्ण संख्या 1 है, तो इस तरह के गुण वाली अकेली पूर्ण संख्या क्या है? 1 है। 1 को गुणन का तत्समक कहते हैं, जैसे 13 गुना 1 बराबर 13, 1 गुना 415 बराबर 415। आगे बढ़ते हैं। शून्य का प्रगुण, प्रत्येक पूर्ण संख्या a के लिए 0 गुना a बराबर a गुना 0 बराबर 0 होता है। 0 इस गुण वाली अकेली पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 में किसी की भी गुणा हम करेंगे उत्तर हमें 0 ही प्राप्त होगा। योग का वितरण गुण, यदि 2 के स्थान पर 3 या अधिक संख्याओं का योग है तब भी यह गुण लागू होता है। इस प्रकार a गुना b प्लस c प्लस d का अर्थ होगा a गुना b प्लस a गुना c,
प्लस a गुना d। अब घटाव का वितरण प्रगुण क्या होता है? यदि a, b और c तीन पूर्ण संख्याएं हैं और b जो है वो बड़ी है c से, तो क्या होगा? a गुना b माइनस c बराबर होगा a गुना b माइनस a माइनस c के, और b माइनस c गुना a बराबर होगा b गुना a माइनस c गुना a के बराबर। आप देखते हैं उदाहरण 1, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 996 में 112 को गुणा करना है, तो 996 को हमने सरलतम रूप में लिख लिया 1000 माइनस 4 गुना 112। तो यहाँ पर हमने प्रगुण लगा दिया, a माइनस b गुना c हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 गुना 112 माइनस 4 गुना 112। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2.4 पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पुनर्व्यवस्थित करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हम उनको अधिकतम से अधिकतम सरल बना के हम इसको गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 500 और 20 को एक साथ ले लें तो 500 और 20 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 5 दूनी 10, 10,000 आ जाएगा, गुना हमारे पास बचा 392 गुना 8। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उसके पश्चात आप 1000 और 8 की गुणा करेंगे, ये 10,000 और 8 की गुणा करेंगे 80,000 आ गया। 80,000, 392 को आप क्या लिख सकते हैं? 400 में से 8 घटा देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? a माइनस बी, ये a गुना b माइनस c। तो अब क्या होगा? एक बार इसकी इसमें गुणा करेंगे, माइनस 8 गुना ये करेंगे, जैसे हमने अभी प्रगुण में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब वितरण प्रगुण अब कैसे होता है? जैसे 20018 गुणा 1020 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 20। तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी एक बार इससे गुणा होगी तो ये आ जाएगा 200180000 प्लस एक बार इसकी इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 20018, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा आपका 400360। अब इनको जोड़ के लिख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 272, 215 प्लस 311, 272 गुना 215 प्लस 272 गुना 311, यहाँ पर 311 नहीं आएगा। इसी तरह से 405, अब 125 गुना 180 हो गया तो 405, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 405 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। 287 में 1 की गुणा करेंगे 287 आ जाएगा, 717 में 0 की गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आप प्रत्येक के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 गुना 990 गुना 5 प्लस 5 गुना 8 गुना 990। यहाँ पर दो आपके पद हैं, इन दोनों पदों में आप 990 को एक तरफ ले सकते हैं। उसके बाद आपका पहले पद में 12 गुना 5 जमा दूसरे पद में 5 गुना 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 990 को बाहर लिख देंगे, 12 पंजे 60 प्लस 5 अट्ठे 40, तो यानी कि 990 गुना 60 और 40 कितना हो गया? 100। तो ये हो जाएगा हमारा 990, आगे 2 शून्य जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्कूल के लिए 550 कुर्सियां और 550 मेजें खरीदी गईं। एक कुर्सी का मूल्य 280 और एक मेज का मूल्य 320 है। तो सभी कुर्सियों और मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 280, तो 550 कुर्सियों का निकाल लेंगे इनकी गुणा करके,
और एक मेज का मूल्य कितना है 320, तो कितनी मेजें हैं 550 मेजें, इनको गुणा करके निकाल लेंगे। दोनों का जो भी मूल्य आएगा उनको आपस में जोड़ देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9 9 9 9 और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 1 2। क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 9 9 9 9 0 0। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइए कि क्या दो विषम संख्याओं का गुणनफल एक विषम पूर्ण संख्या है। तो आप देख लेंगे कोई भी दो विषम संख्याएं ले लीजिए 3 और 5, तो 3 और 5 का जो गुणनफल है क्या वो भी एक विषम संख्या आएगी 5 या 15। हाँ जी बिल्कुल आएगी। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 125 मोटरसाइकिलें खरीदी। यदि प्रत्येक मोटरसाइकिल का मूल्य 42,250 हो तो सभी मोटरसाइकिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक मोटरसाइकिल का 42,250, 125 मोटरसाइकिल का हो जाएगा, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है, यदि n बराबर 10, 12 और 20 है तो सिद्ध कीजिए 1 2 3 प्लस n बराबर ये। तो जहाँ पर n है वहाँ पर आप n का जो मान है वो रखते चले जाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसी दो पूर्ण संख्याएं लिखिए जिनमें से एक सम हो और दूसरी विषम। हमने एक सम ले ली, दूसरी विषम ले ली। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एक सम पूर्ण संख्या होगी या विषम? इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? सम पूर्ण संख्या होगी। आगे देखते हैं भाग के प्रगुण। भाग का अर्थ होता है बार बार घटाना। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या जो शून्य ना हो से किस प्रकार भाग किया जाता है। तो समवर्ग प्रगुण, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a जमा b एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे 35 को भाग करेंगे 5 से तो ये एक पूर्ण संख्या है। 108 को भाग करेंगे 12 से तो ये 9 एक पूर्ण संख्या है। लेकिन 0 को भाग करेंगे 3 से तो यह पूर्ण संख्या नहीं, ये पूर्ण संख्या होगी। और अगर 7 को 8 से भाग करेंगे तो यह एक पूर्ण संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। माना a, b और c तीन पूर्ण संख्याएं हैं और a, b और c शून्य नहीं है, तब a को भाग देंगे b से बराबर c हो तो b गुना c बराबर a हो जाएगा। यदि b गुना c बराबर a हो तो a को भाग देंगे c से बराबर b तथा a को भाग देंगे b से बराबर c। जैसे 16 को भाग देंगे 8 से तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नावली 2.5। भाग कीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया है 144 से भाग करना है हमें 1 7 8 2 9। 144 से कम 144 हो गया, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 2 उतार लिया। 144 दूनी 288, 144 तिया करा 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 3 एकम 3 4, 432 ज़्यादा हो जाएगा। 144 दूनी 288, 12 में से 8 गया 4, 8 9 10 11 12 13, 5 आ गया, उसके बाद 9 उतार लिया। 144 चौका 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एकम 4, 576 ज़्यादा हो जाएगा। तो 144 तिया जाएगा 432। 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। 117 आपका आ जाएगा शेषफल, भागफल आ जाएगा 123। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। भाग कीजिए और संगत गुणा द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। संगत गुणा द्वारा उत्तर की जांच कैसे करते हैं? हम चौथा भाग लिख देते हैं। 6049 को हमें भाग करना है 23 से। तो 23 दूनी 46, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1 4, 23 तिया 3 तिया 9, 3 तिया 23 चौका 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 23 छिक्का 138, 23 छिक्का 138,
14 में से 8 गया 6 और ये आ गया आपका 23 तिया 69। अब जांच करेंगे इन दोनों की, अगर हम गुणा करेंगे और शेषफल उसमें जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर यही आना चाहिए। तो करिए 263 की 23 में गुणा, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 5। ये आ गया आपका 9, 8 और 6 14, 7 2 9 और 1 10, 6 0 4 9। यही उत्तर आ गया, यानी कि हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह से आप जांच करेंगे। भाग कीजिए और भागकलन विधि द्वारा जांच कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। चौथा प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 224 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 जो कि 224 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसको 224 से पहले भाग करेंगे, जो आपका शेषफल आएगा उसको दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 135 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इसमें भी बिल्कुल ऐसे करेंगे, पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, उसको भाग करेंगे 135 से, फिर अंत में जो शेषफल आएगा उसको दी गई संख्या में से घटा देंगे तो हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में जोड़ने पर वह 35 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1000 में अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले 35 से 1000 को भाग करके देखेंगे तो जो भी शेषफल आएगा उसको दी गई संख्या में जोड़ दिया जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनमें से एक संख्या 240 है, दूसरी ज्ञात कीजिए। दो संख्या हमने मान ली x गुना वाई बराबर है 74,880, उसमें से एक संख्या x हमने मान ली 240 है, तो y निकालना है 74,880। तो y हमारा कैसे आ जाएगा, ये इसके भाग में चला जाएगा, 74,880 को भाग देंगे हम 240 से, तो जो भी उत्तर होगा वही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। एक कंप्यूटर 1 घंटे में 125 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसे 2250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे में दूरी करती है 125, 2250 किलोमीटर क्या हो जाएगी, 2250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लग जाएंगे। तो यानी कि 2250 को हम भाग करेंगे 125 से। अगला प्रश्न है एक 32 रेलगाड़ी का मूल्य ये है, तो एक का 32 का दिया गया है, एक का निकालना है, तो क्या करेंगे 32 से इसको भाग दे देंगे, एक रेलगाड़ी का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।